नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल डेली जीके डोज में। आज प्रैक्टिस सेट 3 है और इस सेशन में हम लोग जीके जीएस करंट अफेयर्स और आर्ट एंड कल्चर देखेंगे, जो आपके जीडी, एमटीएस, अग्निवीर, सीजीएल, सीएचएसएल, बिहार पुलिस, इन सभी के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होगा। स्पीड तेज ही रहेगी। स्टार्ट करते हैं पंचायत किए बिना पहले क्वेश्चन के साथ। 1857 का विद्रोह कहाँ से प्रारंभ हुआ है? दिल्ली, झांसी, मेरठ या कानपुर? अरे रुकना यार। हाँ, तो 1857 का जो विद्रोह है वो आपका मेरठ से शुरू हुआ है। 10 मई 1857 इस दिन को शुरू हुआ था और 58 तक दबा भी दिया गया था, यानी कि 1858 तक। ठीक है। और जो जिनकी वजह से शुरू हुआ था वो थे हमारे मंगल पांडे जी। चर्बी वाले कारतूस की वजह से ही ये सारा पंचायत हुआ था। चलते हैं अगले सवाल पे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली बैठक किस शहर में हुई थी? ऑप्शन है आपके कोलकाता, मुंबई, अहमदाबाद या इलाहाबाद। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस यानी कि आईएनसी, इंडियन नेशनल कांग्रेस की पहली जो बैठक थी वो आपका मुंबई में हुई थी। मुंबई के आपके गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय 1885 में हुआ था पहला बैठक। ठीक है। और इसकी अध्यक्षता किए थे डब्ल्यू सी बनर्जी इसके पहले अध्यक्ष थे इंडियन नेशनल कांग्रेस के। और एओ ह्यूम द्वारा ये जो आपका भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है इसको बनवाया गया था, एलन ऑक्टेवियन ह्यूम। अगला क्वेश्चन, मार्लियामेंटो रिफॉर्म्स को किस वर्ष में प्रस्तुत किया गया था? ऑप्शन है आपके 1909, 1919, 1935 या 1942। तो मार्लियामेंटो रिफॉर्म्स 1909 ऑप्शन नंबर ए में प्रस्तुत किया गया था। इसका मेन कारण यही था कि भाई जो सांप्रदायिकता है उसको बढ़ावा दिया जाए। ठीक है। और राष्ट्रीय एकता को तोड़ा जाए। भाई सांप्रदायिकता का बढ़ावा देने का मतलब था कि भाई हिंदू और मुस्लिम दोनों के बीच में तकरार कर दी जाए, ताकि उनके बीच अपना जो आपसी भाईचारा है वो खत्म हो। ठीक है। मेन यही पर्पस था पार्लियामेंट्री रिफॉर्म्स का। इसको इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 भी बोला जाता है। ठीक है। अगला सवाल, किस वर्ष में मुस्लिम लीग ने एक पृथक राष्ट्र का संकल्प स्वीकार किया था? 1907, 1922, 1931 या 1940? तो आपका मुस्लिम लीग जिसकी स्थापना ढाका में हुई थी, बांग्लादेश के ढाका में। ठीक है ना, 1906 में मुस्लिम लीग ने एक पृथक राष्ट्र का संकल्प 1940 में स्वीकार किया था। लाहौर जो लाहौर में अधिवेशन हुआ था ना, वहीं पर प्रस्ताव दिया गया था एक पृथक राष्ट्र का और उसका समर्थन भी किया गया था। और जो कि आपका 23 से 24 मार्च को पारित हो गया था 1940 में। ठीक है। लाहौर में, लाहौर प्रस्ताव के नाम से ही दिया गया था, या फिर इसको पाकिस्तान का प्रस्ताव भी कहा जाता है। ठीक है। अगला सवाल, संविधान सभा के विचार का औपचारिक रूप से प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया था? ऑप्शन है आपके एम.एन. रॉय, जवाहरलाल नेहरू, मोतीलाल नेहरू या महात्मा गांधी। तो संविधान सभा यानी कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का औपचारिक रूप से प्रतिपादन सबसे पहले एम.एन. रॉय ने किया था 1934 में, 1934 में। इसके बाद आपका कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है 1935 में आधिकारिक रूप से मांग की थी। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन है आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बी.आर. अम्बेडकर, सच्चिदानंद सिन्हा या इनमें से कोई। तो संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष यानी कि परमानेंट जो भी हेड था वो कौन था? आपका राजेंद्र प्रसाद जी थे। एक्चुअल में क्या हुआ, पहली बैठक जो हुई थी आपकी 9 दिसंबर 1946 को, उस दिन सबसे पहले जो अध्यक्ष बनाए गए थे वो थे आपके सच्चिदानंद सिन्हा। ठीक है, सच्चिदानंद सिन्हा जी, 9 दिसंबर 1946 को। और ये
अस्थाई अध्यक्ष थे, क्योंकि ऐसा था कि उस टाइम पे कोई मतलब परमानेंट अध्यक्ष नहीं हुआ था, जिसकी वजह से जो भी सभा में सबसे बुजुर्ग था उसको ये पदवी दे दी गई कि भाई आज का आप ही पंचायत देखो, कल परसों से जो भी होगा उसमें हम लोग स्थायी एक अध्यक्ष रख लेंगे। तो 9 दिसंबर को 1946 में सच्चिदानंद सिन्हा जी को अस्थायी अध्यक्ष के तौर पे रखा गया था। अस्थायी अध्यक्ष, ठीक है, टेम्पररी अध्यक्ष। लेकिन उसके बाद क्या हुआ कि 9 के बाद से 11 दिसंबर 1946 को जब दूसरी बैठक हुई तो यहाँ पर सर्वसम्मति से डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को अरे आओ ना भाई, अच्छा ये सॉरी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को परमानेंट अध्यक्ष नियुक्त किया गया था, ठीक है, यानी कि जो आपका क्वेश्चन है स्थायी अध्यक्ष। बढ़ते हैं अगले सवाल पे। मौलिक अधिकार। अच्छा हाँ, एक चीज ध्यान रखिएगा, अगर बाई चांस इसमें पूछता है कि संविधान सभा का पहला अध्यक्ष, तो पहला अध्यक्ष अगर पूछेगा तो भाई सच्चिदानंद सिन्हा ही होंगे। अस्थाई तो अस्थाई, लेकिन थे तो पहले अध्यक्ष के पद पे। जहां स्थाई पूछेगा तभी आप राजेंद्र प्रसाद लगाइएगा, अदरवाइज संविधान सभा के पहले अध्यक्ष तो सच्चिदानंद सिन्हा जी ही थे। अस्थाई बोला तो भी सच्चिदानंद सिन्हा, लेकिन स्थाई बोलता है तो राजेंद्र प्रसाद। अगला सवाल, मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग में वर्णित है? ऑप्शन है आपके भाग 1, भाग 2, भाग 3 या भाग 4। तो हमारे संविधान में मौलिक अधिकार यानी कि फंडामेंटल राइट्स, ये भाग 3 में वर्णित है। अनुच्छेद 12 से लेके 35 में जितने भी हमारे मौलिक अधिकार हैं उनके बारे में दिया गया है, और इन पूरे मौलिक अधिकारों के जो भी हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं, इनकी सुरक्षा कौन करता है, इनको प्रोटेक्ट कौन करता है ताकि हमारे से ये कोई छीन ना सके? सुप्रीम कोर्ट, सर्वोच्च न्यायालय, भारत का सर्वोच्च न्यायालय इसकी सुरक्षा करता है। अगला सवाल, प्रेस की स्वतंत्रता किस अधिकार में निहित है? ऑप्शन है आपके नियमों के समान संरक्षण, भाषण स्वतंत्रता, संघ निर्माण की स्वतंत्रता या फिर कार्य और सामग्री सुरक्षा। तो प्रेस की जो स्वतंत्रता है वो आपका भाषण की स्वतंत्रता में ही निहित है, ठीक। आर्टिकल नंबर 19 का सब क्लॉज 1 फ्रीडम ऑफ स्पीच, ठीक है, अभिव्यक्ति की आजादी, इसी में आते हैं। ये भी हमारा मौलिक अधिकार है, मौलिक अधिकारों की श्रेणी में ही आता है। आर्टिकल 19 में 19(1) से लेके, अरे रुकना भाई, और कहाँ गया यार, अच्छा हाँ, एक क्वेश्चन छूट गया। आर्टिकल नंबर 19(1) से लेके 19(6) तक है, पहले 7 हुआ करते थे। इसमें एक होता था संपत्ति का अधिकार, संपत्ति का अधिकार, ठीक है ना, लेकिन उसको बाद में एक कानूनी अधिकार बना दिया गया, लीगल राइट, विधिक अधिकार। तो अब 6 है टोटल। एक क्वेश्चन यहाँ छूट गया, मौलिक अधिकारों का निलंबन कौन कर सकता है? ऑप्शन है आपके प्रधानमंत्री, सांसद, सांसद ना क्या संसद होगा, राष्ट्रपति या सर्वोच्च न्यायालय। तो मौलिक अधिकारों का जो निलंबन है ना वो राष्ट्रपति कर सकते हैं आपातकाल की स्थिति में। आर्टिकल नंबर 359 के तहत राष्ट्रपति इसको निलंबित कर सकते हैं, लेकिन फिर भी आर्टिकल 20 और 21 इसके जो अधिकार है, ये मतलब अनुच्छेद 20 और 21 में जो भी राइट्स हैं हमारे लिए, उनका निलंबन नहीं हो सकता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। माउंट एल्ब्रोस किस महाद्वीप की सर्वोच्च पर्वत शिखर है? ऑप्शन है आपके अफ्रीका महाद्वीप, यूरोप महाद्वीप, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप, इनमें से कोई। तो माउंट एल्ब्रूस यूरोप महाद्वीप का सर्वोच्च पर्वत शिखर है, ठीक है। इसकी ऊंचाई है आपका 5642 मीटर्स। आगे बढ़ते हैं। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? ऑप्शन है आपके न्यूजीलैंड, श्रीलंका, ग्रीनलैंड या मेडागास्कर। तो विश्व का जो सबसे बड़ा द्वीप है वो है आपका ग्रीनलैंड। अगला सवाल, सुल्तानपुर बर्ड अभयारण्य कहाँ स्थित है? ऑप्शन है आपके चंडीगढ़,
भरतपुर, गुड़गांव या गांधीनगर? तो सुल्तानपुर बर्ड अभयारण्य गुड़गांव, हरियाणा के गुड़गांव में स्थित है। ठीक है, और हर साल यहाँ पर प्रवासी पक्षी आते हैं, यानी कि माइग्रेटरी बर्ड्स। ठीक है, लगभग इस अभयारण्य में 250 से अधिक पक्षियों की प्रजातियों का घर है। आगे बढ़ते हैं। मधुमलाई पशु विहार किस लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन है आपके बाघों के लिए, बाइसन के लिए, पक्षियों के लिए या हाथियों के लिए। तो मधुमलाई जो पशु विहार है वो फेमस है बाघों के लिए और साथ ही साथ हाथियों के लिए भी फेमस है। यहाँ पे मैंने ऑप्शन गलती कर दिया, थोड़ा माफी चाहूंगा, बट आपको ध्यान रखना है कि मधुमलाई पशु विहार जो है वो बाघों के लिए, अगर सिर्फ दोनों आ जाएगा तो सबसे पहले आपको बाघ पे ही टिक करना है, क्योंकि बाघों के लिए फेमस है ये। अगर बाघ नहीं है तो हाथियों के लिए फेमस है। ठीक है, किस राज्य में है ये? तमिलनाडु में। एसएससी जीडी के सारे ही टॉपिक्स मैंने कवर किए हैं इसमें। उम्मीद करूंगा कि आप लोगों की तरफ से भी सहयोग मिलेगा। और क्या है ना कि जब आप लोगों की तरफ से सहयोग मिलेगा तो बढ़ चढ़ के हिस्सा लेने में मजा आएगा। कई बार हम भी देके बैठे हुए हैं, 2 बार निकला, लेकिन मुझे मेडिकल में जो चश्मे की प्रॉब्लम की वजह से छांट दिया गया था। तो खैर, जानते हुए भी मैं गलती किया था, मैं इस फील्ड को चूज किया, बट कोई नहीं। तो इतना ध्यान रखिएगा कि अपने एक्सपीरियंस के साथ ही इन क्वेश्चंस को बनाता हूँ। तो उम्मीद करता हूँ सेशन आपको अच्छा जरूर लगेगा, यूजफुल रहेगा। अब आते हैं जनगणना पे। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का दूसरा सर्वाधिक आबादी वाला राज्य कौन सा है? ऑप्शन है आपके महाराष्ट्र, बिहार, पश्चिम बंगाल या राजस्थान। जनगणना 2011 के अनुसार भारत का दूसरा सर्वाधिक आबादी वाला राज्य महाराष्ट्र है। अब ये दूसरा है तो पहला कौन सा है? तो पहला हो जाएगा आपका दिल्ली। और पूरे एसएससी में एमटीएस, सीजीएल, सीएचएसएल या फिर आपका सीपीओएसआई या जीडी, जनगणना, करंट अफेयर्स, जीके, जीएस और मोस्ट इम्पॉर्टेंट आर्ट एंड कल्चर, जिसमें कि आपका डांस, जनजातियां और मंदिर मस्जिद सब आ जाता है। बहुत मतलब उसका फेवरेट टॉपिक है, पेटेंट है उन लोगों का। हर एक चीज को मैंने इसमें कवर किया है। बढ़ते हैं अगले सवाल पे। चेचू जनजाति किस प्रदेश में निवास करती है? ऑप्शन है आपके मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, झारखंड या राजस्थान। तो चेचू जनजाति किस प्रदेश में निवास करती है? तो चेचू जनजाति जो है वो आपका आंध्र प्रदेश में निवास करती है। साथ ही साथ आपका आंध्र प्रदेश के अलावा तेलंगाना और कर्नाटक के भी कुछ हिस्सों में चेचू जनजाति के लोग पाए जाते हैं। अब आंध्र प्रदेश की बात हुई है तो कुछ और जानकारी भी ले लीजिए कि आंध्र प्रदेश में चेचू के साथ कोया जनजाति, खोआ नहीं, कोया, गोंड और साथ में खोंड है। हाँ, खोंड, ये 3 जनजातियां भी पाई जाती हैं। बढ़ते हैं अगले सवाल पे। आदिवासी समूह सहरिया का संबंध किस राज्य से है? ऑप्शन है आपके गुजरात, उड़ीसा, राजस्थान या महाराष्ट्र। तो आदिवासी समूह सहरिया, कुल मिला के सहरिया जनजाति का संबंध किस राज्य से है? करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका राजस्थान। राजस्थान में सहरिया जनजाति पाई जाती है। यहाँ पर कुछ और भी जनजातियां पाई जाती हैं, जैसे भील, मीणा, मीणा जनजाति भी यहीं पाई जाती है। इसके बाद से गरासिया, गरासिया जनजाति यहाँ पाई जाती है। गरासिया के बाद से आपका डोमर, डोमर, उसके बाद से एक और है कंजार। इतनी जनजातियां आपकी राजस्थान में पाई जाती हैं। ये प्रमुख जनजातियां जो एसएससी में क्वेश्चन हर एक से क्वेश्चन बना है। और भी जनजातियां हैं, लेकिन मैंने सिर्फ उन्हीं को उठाया है जिनसे क्वेश्चन बना है। भील, मीना, गरासिया, डोमर और कंजार। ठीक है, अगला सवाल। कुकी जनजाति का संबंध किस राज्य से है? ऑप्शन है आपके मणिपुर, असम, मेघालय या मिजोरम। तो कुकी जनजाति, इसका जो संबंध है आपका मणिपुर से है। कुकी जनजाति का संबंध मणिपुर से है। एसएससी एमटीएस में करीब करीब जब मैं पेपर का मतलब पूरा वो कर रहा था, चेक कर रहा था, तो करीब करीब 8 बार ये क्वेश्चन मिला है, 8 टाइम्स कुकी जनजाति। दूसरा चीज, जो और क्वेश्चन मिले मणिपुर के वो मैं बता देता हूँ। मैतेई, मैतेई जनजाति का संबंध भी आपका मणिपुर से है और इसके साथ नागा। ठीक है, इनसे क्वेश्चन
एक एक दो थे, बट ये कुकी जनजाति इससे बहुत था। अगला सवाल, सितारा देवी का संबंध किस नृत्य से है? ऑप्शन है आपके मणिपुरी नृत्य, कथक नृत्य, गरबा नृत्य या हिंदुस्तानी गायन। तो सितारा देवी जी का संबंध कथक नृत्य से है। ठीक है, इनको 2002 में अरे पद्म विभूषण भी पद्म भूषण भी इनको मिला था। ठीक है, अब ध्यान रखिएगा कथक के कुछ और भी नृत्यांगना है, बोलने नहीं आ रहा है। जैसे जितने भी महाराज लोग हैं, जिनके भी आगे महाराज लगा हुआ नाम के, वो सभी आपके कथक से हैं। और इसमें एक बड़ा फेमस नाम है जिनका हाल ही में निधन भी हुआ है, बिरजू महाराज। ठीक है, अगला सवाल, यामिनी कृष्णमूर्ति का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य शैली से है? ऑप्शन है आपके भरतनाट्यम, कथकली, ओडिसी या कथक। तो यामिनी कृष्णमूर्ति एमटीएस और जीडी मिला के टोटल 6 बार ये क्वेश्चन पूछा है। यामिनी कृष्णमूर्ति का जो संबंध है वो है आपका भरतनाट्यम से, और साथ ही साथ ये एक कुचिपुड़ी डांसर भी है। ठीक है ना। अब भरतनाट्यम की बात हुई है, तो भरतनाट्यम और कुचिपुड़ी में यामिनी कृष्णमूर्ति जी तो हैं ही, इनके साथ साथ एक और थी, रुक्मणी देवी अरुंडेल। रुक्मणी देवी अरुंडेल, ये दोनों लोगों को याद रखिएगा। मतलब मैं अब स्क्रीनशॉट नहीं ले सकता ना, इसलिए मैं बता नहीं पा रहा हूँ, बट 6 से 7 बार इन दोनों के नाम अलग अलग क्वेश्चंस में आए हैं। अगला सवाल, प्रियंवदा मोहंती का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य शैली से है? प्रियंवदा मोहंती, ऑप्शन है आपके कथकली, भरतनाट्यम, ओडिसी या कुचिपुड़ी। तो प्रियंवदा मोहंती, इनका संबंध ओडिसी डांस से है। अब ओडिसी से है तो ओडिसी में और कौन कौन है? जैसे एक है आपके बड़ा फेमस है केलू चरण महापात्रा, दूसरा है सोनल मानसिंह। इनको जरूर याद रखना, क्योंकि अगर इनको याद नहीं रखोगे तो फिर बड़ा दिक्कत है। ओडिसी की ये बहुत फेमस डांसर है, जिनके बारे में कई बार पूछा गया है। और एक और है आपकी, उनका नाम है माधवी मुदगल। ठीक है, तो यहाँ हम लोग का सेशन समाप्त होता है। उम्मीद करता हूँ कि आपको काफी यूजफुल लगेगा और अच्छा भी लगेगा सेशन। और थोड़ा सा मोटिवेशन बढ़ाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक भी करिएगा, शेयर भी करिएगा, ताकि बाकी बच्चों तक भी पहुंचे। यार क्या है कि हर कोई बच्चा बैच अफोर्ड कर नहीं सकता है। ठीक है, और मेरे को पता है कि यूट्यूब पे मेरे जैसे हजारों चैनल पड़े होंगे, बट कोशिश यही रहता है कि हर बच्चे तक शिक्षा पहुंचे और फ्री में पहुंचे, क्योंकि वैसे भी इंडियन सरकार ने बहुत टैक्स लगा के रखा है। और मेरा यही उम्मीद है कि आगे चल के भी मैं कोई बुक्स पे या नोट्स पे किसी भी प्रकार का कोई चार्ज नहीं लगाऊंगा, ताकि सभी तक निःशुल्क शिक्षा प्रदान की जाए। तो सेशन खत्म करते हैं, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।